अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं शिवम पांडे। आज आपको एक ऐसी खबर की ओर लेके चल रहे हैं हम, जो कि लखनऊ में एक नई पार्टी का उदय हुआ है। आपको इसी के साथ बता दें कि लखनऊ में होटल प्रीमियर में आरजेपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ ही पार्टी कार्यालय का उद्घाटन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आजमी मौजूद रहे और इस पार्टी कार्यालय का संचालन जो किया गया है वो सोहेब अंसारी द्वारा किया गया है। अब आपको बता दें, इस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन के दौरान क्या बातचीत हुई, हमारे संवाददाता जगदीश कुमार से जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के इलाके में हैं। यहां पर एक नई पार्टी का आगाज़ हुआ है। देखिए, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनता अभी भी पा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कई सारे संगठन हैं जो बन रहे हैं। एक नई पार्टी बनी है, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी। हमारे साथ पार्टी के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इलियास आज़मी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग टुडे में। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने जो पार्टी का नाम रखा है वो नाम रखा है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये एक जस्टिस मतलब आपको न्याय दिलाने के लिए है, तो ये नाम के पीछे क्या कहानी रही है वो बताइए। नाम के पीछे कहानी ये रही है कि भारत में सबसे पहले ये नाम रखा था पेरियार रामास्वामी नायकर ने। उसके बाद इस नाम से कई पार्टियां बनी और बिगड़ी। तो चूंकि थीम वही है, समाज के सभी दबे कुचले तबकों को न्याय दिलाना, तो इसलिए ये नाम हमने रखा। वैसे नाम आपने बताया कि इस वजह से नाम रखा गया है कि समाज के हर व्यक्ति को, क्योंकि लोकतंत्र है, किसी को समान का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा सर, आपने बताया कि ये जो पार्टी है, ये अभी आपने लखनऊ मतलब आपने उत्तर प्रदेश में फोकस किया। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अकेला पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो आगे की प्लानिंग है चुनाव को लेकर और पार्टी के विस्तार को लेकर, वो क्या रहेगी? अभी हमने सोचा है कि जिन ज़िलों को हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे उस ज़िले की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में हम ऑर्गेनाइज कर गए तो सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन हम किसी मुस्लिम बहुल या किसी जात बिरादरी के बहुल वाले क्षेत्रों पर चुनाव नहीं फोकस नहीं करेंगे, ना चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये जो पार्टी है ये पूरी सेकुलर है। यहाँ पर कोई, अगर आपको ऐसा लगता है, जो चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिल जाती है, वैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। पार्टी है, अगर हम सदस्यों की बात करें, क्योंकि अगर हम अपने देश की जनता को डिवाइड करते हैं तो कई सारे उम्र वर्ग के लोग होते हैं, तो क्या सदस्यता उस चीज़ को देख के रखी गई है? नहीं, कोई भी भारतीय जो बालिग हो वो उसका मेंबर बन सकता है, उसका पदाधिकारी भी हो सकता है, उसको टिकट भी मिल सकता है, वो सरकारी वादों पे भी जा सकता है। देखिए, जनता हमारी जो है वो दो तरीक़ों से अगर हम बांट सकते हैं कि एक होती है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जैसे सर आप हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। दूसरी एक होता है यूथ, जिसकी आबादी भी ज़्यादा है और जिसको हम कहते हैं कि इसके पास कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो अगर हम यूथ को आपकी पार्टी से जोड़ते हैं तो यूथ आपकी पार्टी से क्यों जुड़ना चाहेगा? क्या चीज़ें ऐसी हैं खास? देखिए, यूथ का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है और वो बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक भ्रष्टाचार को ख़त्म ना कर दिया जाए। एक पॉलिटिकल आदमी भ्रष्टाचार से 1 रुपया कमाता है तो ये समझ लीजिए कि 100 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए कि 99 रुपया दूसरे जब तक नहीं पालेंगे तब तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक 1 रुपया नहीं पहुंचेगा। तो भ्रष्टाचार इस मुल्क की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। मैं 2 बार लोकसभा का मेंबर रह चुका हूँ
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 ज़िलों में थी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, दोनों ज़िलों में कोई एक आदमी भी नहीं मिल सकता कि जिसकी मैंने कभी अगर उसका काम कराया तो चाय भी अपनी पिलाई है, अपनी गाड़ी पर बैठा के उसको ले गया हूँ सचिवालय। और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाले तीनों बड़े आंदोलनों, वो कितने गलत थे कितने सही थे इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जेपी आंदोलन, बीपी सिंह का आंदोलन, अन्ना आंदोलन, तीनों में मैं प्रमुख जगहों पर रहा हूँ। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर कि इलियासी जी ने कई सारे आंदोलन में भी अपना भागीदारी दी है, कई सारे आंदोलन में अपना भाग दिया है ताकि जो देश में भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कम किया जा सके। इलियासी जी, जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानों का। किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो बातें हैं उन सारी चीज़ों को लेकर, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सारी चीज़ों को लेकर आप किसान के मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी वोट खरीदने पर विश्वास रखते हैं। सत्ताधारी पार्टी वोट खरीदने पर विश्वास रखती है, और वोट खरीदने के लिए पैसा किसानों से नहीं मिल सकता। चौधरी चरण सिंह किसानों के चंदे पर पार्टी चलाते थे, लेकिन जब घर बैठे अरबों रुपया आ जाए तो कौन जाएगा 10-10 रुपया जमा करने। तो अव्वल तो मोदी जी अपने देश के बड़े पूंजीपतियों को नाराज नहीं कर सकते। पहले ही उनसे तय कर लिया था कि पूरी खेती किसानी की सारी आमदनी तुम्हारे ऊपर। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गोदाम बनाने पर, उसके बाद तब अध्यादेश लाए। अव्वल तो अध्यादेश ऐसे कानून के लिए बना ही नहीं है। अध्यादेश जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और पार्लियामेंट चलने में देर हो, तो उसके लिए बना था। तो इससे देश का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दूसरे कुछ इंटरनेशनल ताकतें हैं जो ईवीएम भी मैनेज करती हैं, दुनिया पर उनका कंट्रोल है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लेके सारी मीडिया की और वित्तीय संस्थाएं उनके कंट्रोल में है। हो सकता है कि उन संस्थाओं से भी, और वो संस्थाएं दुनिया की आबादी 8 अरब से घटा के 5 अरब पर लाना चाहती हैं। हो सकता है उनके भी संपर्क में हो, पक्का मुझको नहीं मालूम है, उनका भी दबाव हो। इसलिए मोदी जी कानून वापस लेने के मूड में नज़र नहीं आते। तो जो विपक्षी उनका विरोध कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको सही लग रही हैं कि जो विपक्षी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो सारी बिल्कुल सही हैं? देखिए, कुछ विपक्षी तो ऐसे हैं जो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम भी लाइट लाइन में आ जाएं। कुछ विपक्षी वाकई किसानों के हमदर्द हैं और वाकई इसको जानते हैं कि ये कानून देश हित में नहीं है। पूरे देश के पूंजीपति भी अपना खजाना खोले हुए हैं उसका समर्थन कराने के लिए। लेकिन ये सच्चाई है कि ये कानून किसानों के लिए मौत का पैगाम है। एमएसपी की जहाँ तक बात है, मैं ऐसे ज़िले में पैदा हुआ हूँ जहाँ बिना बाहर से अनाज आए उनका पेट नहीं भर सकता। लेकिन मेरा कार्यकाल कार्यक्षेत्र जो है वो लखीमपुर ऐसा ज़िला है कि जहाँ से अनाज बाहर जाता है, ज़्यादा पैदावार है। तो मैं दोनों की समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। एमएसपी के नाम पर भी अधिकारी और कुछ लोग मिलके बहुत बड़ा खेल करते थे। एमएसपी से 2 रुपया कम पर अनाज खरीदा जाता था और फिर वो बोरा बंद करके एफसीआई के गोदाम में पहुंचा दिया जाता था। उस 200 रुपये में
एफसीआई का भी हिस्सा होता था, अधिकारियों का भी, और जो करता था उसका भी था। पूरी एमएसपी तो शायद 1% किसान को भी न मिल पाती हो, लेकिन उसके भी कुछ फायदे थे। अब की बार जब ये कानून आया है, उसके बाद तो धान तो आधे पे बिका है। 18 रुपये के बजाय 9 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया कुंटल धान किसान बेचने में मजबूर हुए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कानून आया है ये बिल्कुल कृषि जो किसान हैं हमारे उनको नुकसान पहुंचा रहा है, और कानूनी तौर पर नुकसान तो किसान को हमेशा से पहुंच रहा है। मतलब अब उसमें कोई मोदी या सोनिया का फर्क नहीं है, उसमें अखिलेश और योगी का फर्क नहीं है। किसानों को तो सभी हमेशा से लूट रहे हैं, लेकिन अब इसकी कानूनी हैसियत मिल जाना सारे रास्ते बंद कर देगा। वेल, अगर हम आपसे पूछे कि अगर हम आपसे कहते हैं कि ऐसा कोई कानून हो जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो, उनका उल्टा फ़ायदा हो क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हमारा जवाब ये होगा कि अगर हमको ताकत मिली तो हम ये फिक्स कर देंगे कि किसान से जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसके ऊपर मुकदमा कायम होगा। उसमें नुकसान भी होगा, बाज़ार में अनाज महंगा होगा, लेकिन जो नेशनल प्रोडक्ट है, जो कौमी पैदावार है, उसमें किसान का भी हिस्सा मिलना चाहिए। और जो अनाज नहीं बेचता उसको भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सही। आपकी जो विचारधाराएं हैं, आपने सुना है कि जो इलियास जी की विचारधाराएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। मतलब आपने हर मुद्दों को बहुत ही बारीकी से समझा है और ये भी बताया है कि इनका सल्यूशन क्या होगा। अभी जो प्रेजेंट हमारी सरकार चल रही है उसमें जो कमियां हैं उनके बारे में भी बताया और उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है इसकी भी बातें की। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जो इनकी पार्टी आ रही है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, आप उसका समर्थन करें और उसको भी फॉलो करें जिस तरीके से और पार्टी हैं। अगर आपकी कुछ उम्मीदें हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं, तो ज़रूर इस पार्टी का समर्थन करें। हो सकता है हमारी ये शुभकामनाएँ हैं कि आपकी ये पार्टी ब्रेकिंग टुडे हमेशा आपके साथ रहेगा, कि आपकी पार्टी को और आगे जाए और आप एकदम आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे। कैमरा पर्सन मानस के साथ जगदीश कुमार, ब्रेकिंग टुडे, लखनऊ। तब तक के लिए देखते रहें ब्रेकिंग टुडे। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।